हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है वारसिया एजुकेशन हब में। जैसे कि हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, जिसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे पिछले क्लासेस में। आज हम लोग एग्जाम्पल 14 तक कर चुके थे। आज हम लोग एग्जाम्पल 15 करने वाले हैं। सबसे पहले सबके पास बुक होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक, जिसमें हम लोग अगर एग्जाम्पल 15 देखेंगे पेज नंबर 96 में। तो एग्जाम्पल 15 में पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसलिए कि लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, उसको द्विघात समीकरण में हम लोग को चेंज करना है। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा क्वेश्चन को, तभी जाकर हम लोग चेंज कर पाएंगे द्विघात समीकरण के रूप में। अब द्विघात समीकरण का सूत्र पर उसका x का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल, स्थिर जल का मतलब होता है कि जो ऐसा जल जो गति नहीं करते रहे, मतलब फ्लो नहीं कर रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ बह नहीं रहे। तो उस जल में जो मोटर बोट है उसके चाल दिया हुआ है कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर से, और 24 किलोमीटर के धारा के प्रतिकूल जाने में। तो धारा के प्रतिकूल दो शब्द आता है, अनुकूल और प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके उल्टा दिशा में जा रहे हैं, और अनुकूल का मतलब होता है जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, जिस दिशा में मोटर बोट जा रहा है उसी दिशा में पानी भी फ्लो कर रहा है, तो अनुकूल हो गया। तो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। अब देखो, हम लोग को 24 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक। तो 24 किलोमीटर की दूरी तक तय कर रहे हैं, तो अगर धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो अनुकूल जाने में जो समय लग रहा है उसका क्या हो रहा है, उसका 1 घंटा कम लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का समय निकालते हैं, प्रतिकूल और अनुकूल। तो उसके पहले हम लोग क्या मानना पड़ेगा कि धारा की चाल कितना है। इसलिए बोट की चाल तो दिया हुआ है कि स्थिर जल में बोट की चाल दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, इसलिए हम लोग धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल को हम लोग को x मान लेना होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग मानेंगे धारा की चाल को x, जो कि एग्जाम्पल उदाहरण 15 नंबर है। माना कि धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये निकालना होगा धारा के अनुकूल और प्रतिकूल चाल कितना होगा। देखो, धारा के अनुकूल बात करेंगे तो धारा के अनुकूल का मतलब होता है कि जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में बोट भी जा रहा है। तो उस कंडीशन में दोनों की चाल क्या हो जाता है, योग हो जाता है, जुड़ जाता है, सम हो जाता है। इसलिए हम लोग अगर धारा के अनुकूल चाल देखेंगे, धारा के प्रतिकूल, पहले लिखते हैं मोटर बोट की चाल। मोटर बोट की चाल धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मोटर बोट की जो चाल होगा वो हो जाएगा, पहले धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, दोनों का चाल सम हो जाएगा। मतलब इसका धारा की चाल कितना है, x है, और मोटर की चाल कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, इसमें 18 ऐड हो जाएगा। अब दूसरा ये है कि हम लोगों को मोटर बोट की चाल निकालना है, लेकिन धारा के प्रतिकूल। तो उसमें से क्या करते हैं कि हमेशा मोटर की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देते हैं। तो मोटर बोट की चाल निकालेंगे, लेकिन किसके, धारा के प्रतिकूल। तो मोटर बोट की चाल धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या करना है, 18 प्लस एक्स करना है, यहाँ पे 18 माइनस एक्स करना है। प्रतिकूल मतलब हो जाता है उल्टा, जिसकी वजह से धारा क्या हो जाता है, चाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस करना पड़ता है। अनुकूल मतलब उसी के दिशा में जाता है, तो क्या होता है, तेजी से जाता है, चाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए ऐड होता है। दोनों को चाल निकाल लिए, मोटर बोट की चाल धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब हम लोग दोनों का समय निकालना होगा, दोनों को समय में अंतर कितने का आ रहा है। अगर हम लोग देखेंगे समय किसका ज्यादा लग रहा है, ऑब्वियस है कि जो प्रतिकूल जा रहा है
मतलब जो उल्टा जा रहा है उसको समय ज़्यादा लग रहा है और इसको समय कम लग रहा है, और दोनों को समय का अंतर दिया हुआ है कितने का हो रहा है 1 आवर का। तो पहले हम लोग प्रतिकूल का समय यहाँ पर लिखते हैं। तो प्रतिकूल का समय लिखने के लिए, प्रतिकूल के लिए, तो उसके लिए कितना किलोमीटर जा रहा है 24 किलोमीटर, तो दूरी हो गया 24, और प्रतिकूल का चाल कितना हो गया 18 माइनस x। और वैसे ही अब अनुकूल के लिए, तो अनुकूल के लिए समय कितना लग रहा है, इसका भी दूरी 24 ही तय कर रहा है, और ये इसका चाल कितना है 18 प्लस x। अब ये किसका समय है, ये है प्रतिकूल का समय है, ये है अनुकूल का समय है, और दोनों का समय का जो अंतर हो रहा है कितना देर का हो रहा है, तो दोनों का अंतर 1 आवर का हो रहा है। तो यहाँ से ये समीकरण आया। अब यहाँ पर भी ये द्विघात समीकरण नहीं आया, इसको हम लोग अब द्विघात समीकरण में चेंज करना होगा सिंप्लीफाई करके। अब यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब ये इससे कटेगा, ये बचेगा, इसमें हम लोग इसको गुना करना पड़ेगा, 24 में 18 से गुना करना पड़ेगा, 24 में दोनों से गुना करना पड़ेगा। ये 24 हम लोग कॉमन भी रख सकते थे, ऐसे लिख सकते हैं 24 इंटू यहाँ पर कितना होगा 18 प्लस एक्स माइनस यहाँ पर आएगा 24 इंटू ये इससे कट जाएगा तो ये बचेगा 18 माइनस एक्स बराबर 1। ऊपर में क्या करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी 24 है और यहाँ पर भी 24 है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 24 कॉमन कर सकते हैं। जब 24 यहाँ से कॉमन करेंगे यहाँ पर बचेगा 18 प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस है ना 24 कॉमन हो गया तो यहाँ माइनस आएगा तो माइनस 18 और यहाँ माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना है 18, 18 के स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है एक्स के स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ से देख सकते हैं ये 18 प्लस में ये माइनस में तो कट जाएगा, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, तो ऊपर में यहाँ से आएगा 24 इंटू एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा गुना में आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 18 के स्क्वायर कितना होता है 324, 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब इसको तिर्यक गुना करेंगे, तिर्यक गुना भी कर सकते हैं 1/1 लिख कर। अब यहाँ से आएगा ये कि अगर तिर्यक गुना करते इतना में इतना से गुना करेंगे इतना ही रहेगा, इसमें इतना से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 24 गुना के 48, तो ये आ जाएगा 48x, और 1 में इतना से गुना होगा तो ये भी इतना ही रह जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबको क्या करते हैं इस तरफ लाते हैं उस तरफ जीरो बनाते हैं द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए, इधर एक्स स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में है। अब एक्स वाला पद को लिख लेते हैं, ये इधर प्लस में है और ये भी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। अब इसका सिंपल है कि क्या करें द्विघात सूत्र का फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से एक्स का मान निकाल लें। तो यहाँ से अगर द्विघात सूत्र का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो द्विघात सूत्र का फार्मूला क्या होता है, पहले ए बी सी का मान लिख लेते हैं। तो ए बराबर क्या होगा 1 जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी बराबर क्या होगा जो एक्स का गुणांक होता है, तो बी का मान कितना होगा 48, सी क्या होता है जो अचर पद होता है, तो सी कितना अचर पद है -324। यहाँ से द्विघात सूत्र अप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सबका मान इसमें रख देंगे तो माइनस बी का मान कितना है तो 48 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 48 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 324 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान 1। अब इसी को क्या करना है सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके जो आएगा वही हम लोग का एक्स का मान हो जाएगा। देखना था अगर एक्स का मान अगर एक निगेटिव आएगा, एक निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, एक धनात्मक आएगा एक ऋणात्मक आएगा, तो ये जो चाल माने हैं चाल तो ऋणात्मक होगा नहीं, तो चाल क्या होगा धनात्मक होगा। तो जो धनात्मक मान आएगा वही किसका चाल हो जाएगा धारा की चाल हो जाएगा। तो ये अपने से करना है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग को देखना है कि एक्सरसाइज में आएंगे तो प्रश्नावली 4.3, तो प्रश्नावली 4.3 में हम लोग क्या करना है
कि दिया हुआ है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसमें दिया हुआ पहले सबसे पहले चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अब मूलों का अस्तित्व कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है 0 से 12 या 0 के बराबर होता है तब। तो सबसे पहले हम लोग मूलों का वास चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से उसको क्या करना है, हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले का, ओके। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक चेक करना है, मूलों की मूलों का अस्तित्व है कि नहीं वो चेक करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का एक्सरसाइज होगा 4.3। 1 नंबर क्वेश्चन इसमें 1 का 1 दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करना है इसका मूल्य का अस्तित्व है कि नहीं, मतलब वास्तविक मूल्य है कि नहीं। अगर वास्तविक मूल्य होगा तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक मूल्य चेक करने के लिए हम लोग a, b और c का मान चाहिए। तो a, b और c का मान लिख लेते हैं। a का मान क्या होता है, जो x² गुणांक होता है क्या है 2। b का मान क्या होता है, जो x का गुणांक होता है क्या है -7। c क्या होता है, जो अचर पद होता है, तो c यहाँ पर क्या है 3। यहाँ तीनों मान लीजिए। अब वास्तविक मूल्य चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करना पड़ता है, b² माइनस 4ac का मान। इसलिए हम लोग चेक करेंगे यहाँ से b² माइनस 4ac का मान। तो b का मान कितना है -7, तो क्या होगा -7 के, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते -7 के स्क्वायर। -7 कभी भी निगेटिव रहेगा तो इसको हमेशा ब्रैकेट देकर ऐसे स्क्वायर लिखना होगा। -4 इंटू a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है 3 है। तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये धनात्मक होगा। स्क्वायर हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। और यहाँ पर -4 गुना 8 तरीके 24, तो 49 में 24 घटाएंगे कितना आएगा 25। अब 25 क्या होता है 0 से बड़ा होता है, मतलब ये क्या है इसका मूल्य वास्तविक है। अब मूल्य वास्तविक है तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, अब इसका मूल्य निकाल सकते हैं। लेकिन किस विधि से निकालना है, तो हम लोग इसमें विधि यूज करना है पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर आते हैं पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि का हम 2 तरीका बताए थे। सबसे पहले इसमें हम लोग 2 फार्मूला यूज करते हैं, या तो a प्लस बी के द होल स्क्वायर या a माइनस बी के द होल स्क्वायर। कब कौन करते हैं उसको भी हम समझा चुके हैं कि अगर x का गुणांक ऋणात्मक है, x का गुणांक ऋणात्मक है माइनस साइन है, तो a माइनस बी के द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं। a माइनस बी के द होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बताया था इसको कि इसमें हम लोग अब यहाँ पर ये तो पता चल गया ये फॉर्मूला यूज करना है, मतलब इस पद को इस पद में चेंज कर देना है, ठीक। अब इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, या तो इसका जो यहाँ पे 2 को कॉमन कर ले, जो इसका x² गुणांक को 1 बना ले, या यहाँ पे जो है उसको पूर्ण वर्ग बना ले। पूर्ण वर्ग करने का मतलब क्या होता है, जिसका रूट हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 का रूट निकलता है नहीं निकलता है, लेकिन 2 में कितना से गुना करेंगे तो इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑब्वियस है कि अगर 2 है तो 2 में किसका पूर्ण वर्ग आता है, इसके बाद 4 का आता है। अगर इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 4 बन जाएगा, और 4 का पूर्ण वर्ग हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। 4 का पूर्ण वर्ग कितना, 4 का रूट निकलता है 2 आता है, इसलिए हम लोग उसको क्या करें पूरा समीकरण को 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x², इसमें 2 से गुना होगा 7 गुना 14x प्लस 3 गुना 6 बराबर 0। अब ये पूर्ण वर्ग में इसको लिख सकते हैं कैसे, तो 2x के द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का एक साथ कर दिए। अब 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² आ जाएगा। अब यहाँ से ये a का मान पता चल गया कि a का मान कितना है 2x है। उसके बाद फॉर्मूला में क्या है माइनस है तो माइनस दे दिए, उसके बाद फॉर्मूला में 2 है तो 2 दे दिए। उसके बाद a का मान पता चल गया कितना है 2x है। अब प्रॉब्लम आता है b का मान कैसे निकालें, तो b का मान वो होता है जो यहाँ x का आगे कितना है 14 है, x का आगे क्या है 14 है। इस 14 को 2 चीजों से भाग देते हैं, इस 14 को 2 चीजों से भाग, एक तो 2 से हमेशा भाग देंगे, इस 14 को 2 से हमेशा भाग देंगे। और यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पर a का मान लिखे है उसमें x के आगे क्या है
2 है, अगर जितना रहेगा x के आगे उससे भी इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ये दो चीज़ों से भाग देंगे, एक तो 2 पहले से फिक्स रहेगा, एक यहाँ पर जो x के आगे रहेगा उससे हमेशा इसको भाग देंगे। तो ये कटेगा तो ये 7 आएगा, तो यहाँ से क्या आ गया b का मान 7/2। तो b का मान हम लोग को पता चल गया 7/2 है। देखो ऐसा लिखने का तरीका है कि इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -14x आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे पूरा इस पद को तो फिर से -14x आ जाएगा। अब b का मान पता चल गया, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए, तो प्लस क्या करना पड़ेगा 7/2 के स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इसको बैलेंस। अब ये एक्स्ट्रा पद लाए हैं इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए, ये इसमें था ना समीकरण में, तो ये एक्स्ट्रा पद आया इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए माइनस में भी 7/2 के अंदर क्या लिखना पड़ता है स्क्वायर, लास्ट में यहाँ बच जाता है +6, यहाँ +6 लिख दिए बराबर 0। अभी यहाँ से जो यहाँ तक ये पद है ये किस फार्मूला पे आ रहा है, इस फार्मूला पर चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं a², यहाँ पर 2x का स्क्वायर, 2ab तो 2ab प्लस b है तो b है, b है तो b का मान 7/2 है। अब इस फार्मूला से इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a का मान कितना है 2x, b का मान कितना है -7/2 के द होल स्क्वायर। अब उसको उधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बच्चा क्या 7 7 49, 2 का स्क्वायर 4 + 6 बराबर 0। अब इसके बाद का रूल क्या है कि अब जितना ये पद बचा ये सबको क्या करते हैं उधर लेके चले जाते हैं और इसको सिर्फ इधर रखते हैं, ठीक। एक स्टेप यहाँ पर लिखते हैं 2x -7/2 के द होल स्क्वायर। अब ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर के साइड प्लस में 6 था जाएगा तो -6, इसका भिन्न का जोड़ बना लेंगे। जब इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर है हम लोग पास 2x -7/2 के द होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 एलसीएम आएगा तो ये 4 बार में जाएगा तो यहाँ पर 49 रह जाएगा माइनस, और ये यहाँ से 4 बार में जाएगा तो 4 में 6 से गुना होगा 24, और 49 में 24 घटेगा कितना बचेगा 49 में 24 घटेगा तो बचेगा 25/4। अब इस यहाँ पर ये क्या है स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे क्या होगा रूट हो जाएगा, तो रूट यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x -7/2 के द होल स्क्वायर। और रूट जब भी लेते हैं तो प्लस माइनस साइन दोनों के दोनों लेते हैं, जब भी रूट लेते हैं तो प्लस माइनस, तो ये रूट उधर स्क्वायर इधर रूट में चला गया, और रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन दोनों आता है। हमको पता है 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट 5 होता है, 4 का रूट 2 होता है, ठीक। अब यहाँ से ये -7/2 क्या है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 7/2 प्लस -5/2। अब एक बार यहाँ पर क्या करेंगे प्लस लेकर बनाएंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर प्लस लेकर सॉल्व करते हैं तो 7/2 प्लस 5/2, या दूसरा होगा 2x बराबर 7/2 -5/2। अब ये दोनों नीचे में सेम है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा 12, ये आएगा 12/2। यहाँ से आएगा 2x बराबर 7 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 4, 7 में से 5 घटेगा 2, यहाँ पर 2/2। ये आएगा 6 बार में, ये आएगा 1 बार में। अब ये 2 इधर क्या है, ये जो यहाँ पे 2 है गुना में इधर जाएगा तो भाग में 6/2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2 इधर भाग में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये कटेगा 3 बार में, x का मान यहाँ से 3 आ गया, या x बराबर 1/2 आ गया। यहाँ से 2 मान आ गया x का, एक आया x बराबर 3, x बराबर 2। ये पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व हो गया। ये सब पहले बहुत क्वेश्चन इस पर बता भी चुके हैं पूर्ण वर्ग विधि से। अब इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग चाहिए काफी हो गया पूर्ण वर्ग विधि से। अब इसी क्वेश्चन इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे, सॉरी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है उसी सारे क्वेश्चन को किसके रूप में दीर्घात सूत्र के फॉर्मूला पर सॉल्व करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 नंबर क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दीर्घात सूत्र पर यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। सो फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3। बेसिकली है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है वही क्वेश्चन नंबर 2 भी है, लेकिन मेथड अलग अलग है।
पहले का मेथड क्या है कि पहले वाला में हम लोग सिर्फ किसका पूर्ण वर्ग विधि से बनाना था, दूसरे वाला में उसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 में किससे द्विघात सूत्र का यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मूल्य चेक कर लेते हैं कि वास्तविक मूल्य है कि नहीं। वास्तविक मूल्य के लिए क्या होना जरूरी होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से 12 या 0 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वही चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ए बी और सी का मान चाहिए, और ए बी सी का मान हमेशा हम सबको आना चाहिए। क्या होता है, ए का मान क्या होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 4, बी का मान क्या होता है जो एक्स का गुणांक होता है 4√3, और सी का मान क्या होता है जो अचर पद होता है कितना है 3। तो यहाँ पर ए बी सी का मान पता चल गया। अब हम लोग क्या करना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना रहता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना है 4√3 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 4, सी का मान 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो 16 में 3 से गुना हो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48 माइनस 4 चौका 16, 16 तिया 48, 48 में से 48 घटेगा 0, और 0 क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो हम लोग बोलते हैं मूल्य वास्तविक होगा जब 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा तब। इसका मूल्य क्या है वास्तविक है, तो हम लोग इसका जब मूल्य वास्तविक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द्विघात सूत्र का यूज करके इसका मूल्य निकाल सकते हैं, मतलब x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब फार्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस बी का मान कितना है 4√3 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac सबका फिर मान रखेंगे, इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, इसका मान कितना है 0। इसके जगह पर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान कितना है 4। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना है माइनस 4√3, और 0 का रूट कितना होता है 0, और नीचे यहाँ कितना जाएगा 4 गुना के 8। एक बार प्लस एक बार माइनस लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे तो x बराबर माइनस 4√3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 8, या दूसरा होगा माइनस 4√3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से आएगा तो 0 में कुछ भी जोड़ो वही संख्या आ जाता था, 4√3 ही हो जाएगा बटे 8। यहाँ पर भी सेम ही आ जाएगा, ये 0 में घटाएंगे भी तो यही आ जाएगा। अब ये कटेगा 2 से, और यहाँ पर भी ये 2 से, तो दोनों जगह x का मान क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है √3/2। यहाँ से भी x का मान आ रहा है माइनस √3/2, दोनों जगह मान x का सेम ही आएगा। इसका मूल्य हो गया 2 मूल माइनस √3/2, और दूसरा हो गया x बराबर माइनस √3/2, तो दोनों का दोनों यहाँ पर सेम आएगा। इस बात को भी हम लोग पढ़ेंगे, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है तो हमेशा जो मूल्य आता है वो हमेशा सेम आता है, दोनों x का मान सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो उदाहरण 14 में बता चुके हैं ऑलरेडी। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उदाहरण 14 में बता चुके हैं, इसलिए अपने से ट्राई करना है। अगर किसी को नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, तो फिर इसको भी हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो 4 में हम लोग पर क्या है कि लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, उसको द्विघात समीकरण में चेंज करना है। तो सबसे पहले लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम को समझना होगा, तभी जाकर हम लोग चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 वर्ष पूर्व, मतलब 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष के पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले रहमान की आयु वर्तमान आयु मान लेते हैं x, इसलिए कि वर्तमान आयु हमको निकालना है, तो वर्तमान आयु हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ पर पूर्व क्या मतलब होता है पहले, और पश्चात का मतलब होता है बाद में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मानते हैं, तब हम समीकरण बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। तो रहमान की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा, रहमान की आयु
रहमान की आयु हो जाएगा x माइनस 3। अगर अभी 3 है 3 साल पहले कितना होगा, 3 साल कम होगा तो x माइनस 3। वैसे ही अब हम लोग को 5 वर्ष बाद लिखना है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, तो रहमान की आयु कितना हो जाएगा, 5 साल बाद, पश्चात मतलब 5 साल बाद। तो अभी अगर x है 5 साल बाद कितना होगा, +5। मान लो ये 25 है तो 5 साल बाद क्या होगा, 30 होगा। तो वैसे ही यहाँ पर अभी x है तो 5 साल बाद क्या होगा, x + 5 हम लोग जोड़ देते हैं। अब ये दोनों का व्युत्क्रमों का अंतर कितना दिया हुआ है, बोला है कि 3 वर्ष पूरे जो व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, 5 वर्ष पहले व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है 1/3। व्युत्क्रम का मतलब कितना होता है, इसका उल्टा x माइनस 1/x माइनस 3 और इसका उल्टा 1/x + 5। और दोनों को जोड़ने पर ये कितने के बराबर आ रहा है, 1/3 के बराबर आ रहा है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण बना के जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से जो x का मान आएगा वही रहमान की वर्तमान आयु आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा बहुत बता देते हैं, ऐसा हम बता चुके हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेते हैं नीचे का, तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 5। अब ये इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 5 प्लस ये जब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x माइनस 3। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 1/3। तो यहाँ से x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। अब 5 में से 3 घटेगा +2 और यहाँ पे गुना होगा तो x में x के साथ पहले गुना होगा तो x², x में 5 से गुना होगा तो 5x, 3 में -3 के साथ, 3 में -3 के साथ x का गुना होगा तो -3x और -3 में +5 के साथ होगा तो -5×15 बराबर 1/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो ऊपर में तो कुछ नहीं होगा, तो ऊपर में 2x + 2 ही है। उसके बाद नीचे में आएगा x², यहाँ पर +5x - 3x कितना हो जाएगा, +5x - 3x कितना बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ +2x लिख सकते हैं। उसके बाद -15 बराबर 1/3। इसका क्या करो, त्रिज्या गुना कर दो। त्रिज्या गुना कैसे होता है, इसमें इससे और इसमें इससे। देखो इसमें 1 से गुना होगा तो ये इतना ही रह जाएगा। जब इसमें 3 से गुना होगा, 3 में दोनों पद के साथ गुना होगा, 3 में 2x के साथ गुना होगा तो 3 दूना के 6x और 3 में 2 के साथ गुना होगा 3 दूना के 6। अब सबको इधर लेके आते हैं तो x² + 2x माइनस प्लस 6x है, इधर आएगा तो -6x, इधर -15 है, इधर से +6 आया तो -6 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x² + 2x - 6x कितना बचेगा, -4x और -15 - 6 कितना हो जाएगा, -21 बराबर 0। तो ये आ गया हम लोग को द्विघात समीकरण। अब इसी द्विघात समीकरण को क्या करना है, द्विघात सूत्र का यूज करके x का मान निकाल लेना है। और जो x का मान धनात्मक मान आएगा वही यहाँ पे क्या होगा, वही यहाँ पे रहमान की आयु होगा। इसलिए कि आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो आयु जो आएगा यहाँ पर धनात्मक जो मान आएगा वही रहमान की वर्तमान आयु कहलाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको बनाना है अपने से और x का मान निकालना है। जो x का मान आएगा वही रहमान की वर्तमान आयु आएगा। तो आज के लिए क्लास यहीं पर एंड करने जा रहे हैं, और किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर द वीडियो।